नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है छायावादी युग की छोटी कहानियां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के संदर्भ में चर्चा करते हुए गद्य विधा के अंतर्गत छोटी कहानियां नाम से शीर्षक दिया हुआ है। और इसके पहले हमने चर्चा की थी कि इस युग में जो भी गद्य साहित्य लिखे जा रहे थे, खासतौर से उपन्यास और कहानी, उनके ऊपर पाश्चात्य यूरोप के सिद्धांतों और विचारों का प्रभाव माना जा रहा था। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कई दृष्टिकोणों से यह सिद्ध किया कि यूरोप का प्रभाव होते हुए भी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा का भी प्रभाव कथा साहित्य में दिखलाई पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। आगे छोटी कहानियां के अंतर्गत हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन किन कहानियों का उल्लेख किया है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमें किन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो लेक्चर आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और हिंदी पट्टी में होने वाले जितने भी हिंदी शिक्षक भर्तियां हैं उन सभी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और हम चर्चा करते करते पहुंच चुके हैं टॉपिक नंबर 74 के ऊपर। तो इतिहास ग्रंथ जब आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो उन्होंने शीर्षक दिया हुआ है छोटी कहानियां। और अपने पहले के तथ्यों से जोड़ते हुए वो लिखते हैं, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, छोटी कहानियों का विकास तो हमारे यहाँ और भी विशद और विस्तृत रूप में हुआ और उसमें वर्तमान कवियों का भी पूरा योग रहा। जब भी हम छायावाद को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत उस समय की कविताएं आने लगती हैं। और खास तौर से जो छायावादी चार स्तंभ कहलाते हैं या फिर प्रमुख कवि के रूप में है, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, उन लोगों का नाम आता है। लेकिन इसी के समानांतर गद्य का भी विकास हो रहा था। उपन्यास और कहानियां खूब लिखी जा रही थी और इनको डॉक्टर बच्चन सिंह ने सक्षमतावाद नाम दिया हुआ है। यानी कि इसके समानांतर आप देखेंगे कि गद्य और पद्य दोनों लिखे जा रहे थे। लेकिन छायावाद जहाँ कविता के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं गद्य के क्षेत्र में भी कवियों ने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, जिसमें आप जयशंकर प्रसाद का नाम अपने दिमाग में रख सकते हैं। उन्होंने कविता के अलावा नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचनात्मक दृष्टिकोणों को भी प्रस्तुत किया हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि छोटी कहानियों का, जिनको कि हम अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी भी कह सकते हैं, इनका विकास विशद और विस्तृत रूप में हुआ। और जब इसका विकास हो रहा था तो उसमें उस समय के जो तत्कालीन कवि थे उनका भी काफी सहयोग रहा। उनके इतने रूप रंग हमारे सामने आए कि वे सब के सब अब पाश्चात्य लक्षणों और आदर्शों के भीतर नहीं समा सकते। न तो सब में विस्तार के किसी नियम का पालन मिलेगा, न चरित्र विकास का अवकाश। एक संवेदना या मनोभाव का सिद्धांत भी कहीं कहीं ठीक न घटेगा। उसके स्थान पर हमें मार्मिक इस परिस्थिति की एकता मिलेगी, जिसके भीतर कई ऐसी संवेदनाओं का योग रहेगा जो सारी परिस्थिति को बहुत ही मार्मिक रूप देगा। श्री चंडी प्रसाद हृदयेश की उन्मादनी का जिस परिस्थिति में पर्यवसान होता है, उसमें पूरन का सत्वोद्रेक, सौदामिनी का अपत्य स्नेह और काला शंकर की स्तब्धता, तीनों का योग है। तो आप देख रहे हैं कि उस समय की जो कहानियां लिखी जा रही थी उनकी विषय वस्तु कैसी थी। मार्मिकता और संवेदना को तो केंद्र में रखा गया था, साथ में कई चीजों का उसमें योग दिखलाई पड़ता था। जिसमें देखा जाए तो सत्योद्रेक की जब भी बात की जाती है तो आपके दिमाग में रस का आना चाहिए, विश्वनाथ का जो उन्होंने लक्षण दिया हुआ है। सौदामिनी का अपत स्नेह, मार्मिकता, स्नेह का रखकर, काला शंकर की स्तब्धता, यानी कि जो आश्चर्य, किसी चीज को देखकर आप एकदम से वहीं पर रुक जाएं। इन तीनों का योग चंडी प्रसाद हृदयेश की कहानी उन्मादिनी में मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है
कि जो चंडी प्रसाद है उनका उपनाम क्या है, हृदयेश है। कई बार परीक्षाओं में सुमेलित वाले में या फिर ऐसे सीधे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि किसका उपनाम हृदयेश है। तो आप अपने दिमाग में जरूर रखिए चंडी प्रसाद। और इनकी जो कहानी है उन्मादिनी, इसके शीर्षक से ही पता चल रहा है कि ये शब्द बना हुआ है उन्माद से। और आप इसका प्रयोग कभी कभी भावात्मक रूप में करते हैं कि फला बहुत उन्माद में आ गया था। तो उन्मादिनी इसी का स्त्रीलिंग है। तो इसमें कई चीजों का योग दिखलाई पड़ रहा है, चाहे वो मार्मिकता की बात करें, रस की बात करें, या फिर चकित कर देने वाली घटनाओं की बात करें। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि समय मिले तो हम उन्मादिनी नाम की कहानी को जरूर पढ़ें, जो कि चंडी प्रसाद हृदयेश द्वारा लिखी गई है। आगे आचार्य शुक्ल लिखते हैं, जो कहानियां कोई मार्मिक परिस्थिति लक्ष्य में रखकर चलेंगी, उनमें बाह्य प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप रंगों के सहित परिस्थितियों का विशद चित्रण भी बराबर मिलेगा। घटनाएं और कथोपकथन बहुत अल्प रहेंगे। हृदयेश जी की कहानियां प्रायः इसी ढंग की हैं। उन्मादिनी में घटना गतिशील नहीं, शांति निकेतन में घटना और कथोपकथन दोनों कुछ नहीं। यह भी कहानी का एक ढंग है, यह हमें मानना पड़ेगा। पाश्चात्य आदर्श का अनुसरण इसमें नहीं है, न सही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भले उस समय में पाश्चात्य सिद्धांतों का प्रभाव साहित्य पर पड़ रहा था, लेकिन कुछ कहानीकार थे, कुछ साहित्यकार थे जो कि भारतीय संस्कृति परंपरा का ख्याल रखते हुए अपनी रचनाएं कर रहे थे। आगे लिखते हैं कि वस्तु विन्यास के ढंग में भी इधर अधिक वैचित्र्य आया है। घटनाओं में काल के पूर्वापर क्रम का विपर्य कहीं कहीं इस तरह का मिलेगा कि समझने के लिए कुछ देर रुकना पड़ेगा। कहानियों में परिच्छेद न लिखकर केवल 1, 2, 3 आदि संख्याएं देकर विभाग करने की चाल है। यानी कि प्रचलन उस समय था कि पीछे की घटना को कैसे आगे की घटना से जोड़ा जाए, इसका कहीं खास तारतम्य नहीं दिखलाई पड़ता था। और कहानियां परिच्छेद में भी नहीं लिखी जा रही थी, परिच्छेद 1, परिच्छेद 2, 3 इस तरीके से नहीं, बल्कि 1, 2, 3 करके उसके विभाग कर दिए जाते थे। जैसे आप लोगों ने उसने कहा था कहानी को पढ़ा होगा, उसका भी विभाग किया गया है, ठीक है। 3-4 खंडों में विभाग किया गया है इस तरीके से कि मतलब एक खंड में एक तरीके की घटना है कि कैसे नायक नायिका की मुलाकात होती है, फिर इसके बाद अलग घटना को अगले भाग में बतलाया गया, फिर अलग घटना को, इस तरीके से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसीलिए उस कहानी को हम फ्लैशबैक की कहानी कहते हैं कि कई बार हम अतीत में चले जाते हैं, कई बार वर्तमान में जीने लगते हैं। तो उस समय का यही पैटर्न चल रहा था। शुक्ल जी लिखते हैं कि अब कभी कभी एक ही नंबर के भीतर चलते हुए वृत्त के बीच थोड़ी सी जगह छोड़कर किसी पूर्व काल की परिस्थिति पाठकों के सामने एक बारगी रख दी जाती है। कहीं कहीं चलते हुए वृत्त के बीच में परिस्थिति का नाटकीय ढंग का एक छोटा सा चित्र भी आ जाता है। इस प्रकार के चित्र में चारों ओर सुनाई पड़ते हुए शब्दों का संघात भी सामने रखा जाता है। बाजार की सड़क का यह कोलाहल, एक उदाहरण वो देखते हैं। आप देख रहे हैं कि वृत्त का मतलब क्या हुआ। वृत्त का मतलब जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, जीवन वृत्त, ठीक है। और इसी को हम कई बार चरित्र भी कहते हैं, ठीक है। जीवन चरित्र या फिर जीवन वृत्त। तो इसके संदर्भ में वैसे तो वृत्त का समान अर्थ में आप देखेंगे कि गोला होता है, लेकिन इस आवरण के बीच में किसी भी मनुष्य का जीवन क्या रहा है, इसी तरीके से शब्द बनता है रामचरित मानस। रामचरित, कई बार राम के वृत्त, कई बार लोग बोल देते हैं कि राम के वृत्त के बारे में ये लिखा हुआ है, यानी कि उनके जीवन चरित्र के बारे में क्या पढ़ना है, ये चीज है। तो वृत्त कहानियों में आप जानते हैं कि इसी तरीके की विषय वस्तु को रखा जाता है। तो एक उदाहरण यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रस्तुत करते हैं, उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कहीं उसने कहा था कहानी को तो नहीं पढ़ रहे हैं। उदाहरण इस तरीके का है, मोटरों, तागों और इक्कों के आने जाने का मिलित स्वर, चमचमाती हुई कार का म्यूजिकल हॉर्न, बचना भैये, हटना राजा बाबू, अक्खा तिवारी जी हैं, नमस्कार, हटना भाई, आदाब अर्ज दारोगा जी। इस तरीके से शब्दावलियों का प्रयोग उस जमाने में किया जा रहा ताकि आपके सामने पूरा वो दृश्य सामने उभर कर आ जाए।
तो मोटरों, तागों और इक्कों के आने जाने का मिलित स्वर। जैसे आप सड़क पर चलते हैं, आज ही आप लोग टेस्ट कीजिएगा कि आज आप सड़क पर चलते हैं तो कहीं पर टू व्हीलर की आवाज आती है, कहीं पर फोर व्हीलर की आवाज आती है, कहीं पर बुलेट की आवाज आ रही है, कहीं किसी चीज की आवाज आ रही है। ठीक है, कहीं चमचमाती हुई कार का म्यूजिकल हॉर्न। कई बार तो हमने बस की म्यूजिक को सुना हुआ है, ऐसे लगता है कि कोई म्यूजिक उसमें बज रही है, मतलब उसके हॉर्न में ही आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। फिर कोई आवाज ही दे रहा है, बचना भैये, हालांकि इस तरीके से नहीं आवाज देता है, उसमें और आक्रोश रहता है कि पूरा सड़क छेक कर चल रहे हो, इस टाइप से। हटना राजा बाबू, इस तरीके से तो कोई नहीं कहता है, लोग बोलते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है, बाएं साइड चलो, या फिर इस तरीके से भी बोल देते हैं। ये सारी चीजें आप व्यवहारिक रूप में भी महसूस किए होंगे, लेकिन कहानीकार है, कहानीकार अपने हिसाब से शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किए हैं। अक्खा तिवारी जी हैं, नमस्कार। आप जब रास्ते में चलते हैं तो कोई न कोई परिचित भी मिल जाता है, तो आप उसको नमस्ते भी करते हैं, अपने संस्कारों को भी प्रस्तुत करते हैं। हटना भाई, ठीक है, आदाब अर्ज दारोगा जी, इस तरीके का। तो ये जो उदाहरण लिया गया है, पुष्करणी में चोर नाम की कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी से इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिया हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पहले तो पुष्करणी कहानी संग्रह किसका है? भगवती प्रसाद वाजपेयी का। और चोर नाम की कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखा हुआ है। क्योंकि उस जमाने में अभी कहानी लिखने का प्रचलन तेजी से विकसित हो रहा था, तो जो भी कहानीकार थे, अब वो आसपास की घटनाओं को लेकर और समस्याओं को लेकर कहानियों का विषय बना रहे थे। शुक्ल जी लिखते हैं कि हिंदी में जो कहानियां लिखी गई हैं, स्थूल दृष्टि से देखने पर वे इन प्रणालियों पर चली दिखाई पड़ती हैं। और आप देखेंगे कि जो स्थूल शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आप छायावाद की परिभाषा में भी देखेंगे कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक है, तो उन्होंने लिखा, मतलब शुक्ल जी ने लिखा कि अगर स्थूल दृष्टि से देखा जाए, मोटे तौर पर देखा जाए, तो कहानी लिखने का जो सिस्टम था, प्रणाली थी, वो कई तरीके का हो सकती है, जिसको कि उन्होंने विस्तार से लिखा है। पहला इसका खंड बतलाया उन्होंने, पहला पॉइंट, सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव से पर्यवसित होने वाली, जिसका बहुत ही अच्छा नमूना है स्वर्गीय गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। यानी उसने कहा था कहानी, अगर मोटे तौर पर आप देखेंगे तो ये द्विवेदी युग की लिखी हुई कहानी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब कहानी पर विचार कर रहे हैं, तो कई लोगों का देहांत हो चुका है। जयशंकर प्रसाद का देहांत हो चुका है, स्वर्गीय गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का देहांत हो चुका है, प्रेमचंद का भी देहांत हो चुका है। यानी कि बात तो हम छायावाद की कर रहे हैं, लेकिन अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस समय लिख रहे हैं, वो कहीं न कहीं 1937 के बाद का ये लिख रहे हैं। और दुर्भाग्यवश कहा जाए कि 4 साल के बाद खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी निधन हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वो लिख रहे हैं कि अगर सादे ढंग की बात की जाए या किसी घटना को केंद्र में रखते हुए अगर कोई कहानी गंभीर संवेदना के साथ लिखी गई है, तो वो है उसने कहा था। ठीक है, आगे लिखते हैं कि पंडित भगवती प्रसाद वाजपेयी की निदिया लागी और पेंसिल स्केच नाम की कहानियां भी इसी ढंग की हैं। तो आपके मन मस्तिष्क में जरूर आएगा कि समय मिलेगा तो हम पढ़ेंगे निंदिया लागी और पेंसिल स्केच नाम की कहानी। कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी के तरह ही इनकी भी विषय वस्तु है। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी को जरूर ध्यान में रखिए। इसके पहले हमने देखा, उनका नाम था भगवती प्रसाद वाजपेयी, जो कि पुष्करणी और में चोर नाम की कहानी लिखी हुई थी। तो कहानी अगर छायावादी युग की बात करें तो भगवती प्रसाद वाजपेयी नाम के एक कहानीकार हैं, इनका भी रोल रहा है। ऐसी कहानियों में परिस्थिति की मार्मिकता अपने वर्णन या व्याख्या द्वारा हृदयंगम करने का प्रयत्न लेखक नहीं करता, उसका अनुभव पाठक पर छोड़ देता है। आप देखेंगे कई तरीके के साहित्यकारों को, कुछ साहित्यकार को पढ़ते हुए आपको उनकी अनुभूति महसूस होगी, लेकिन कुछ जो साहित्यकार होते हैं वो पाठकों पर छोड़ देते हैं कि आप निर्णय लीजिए कि आपने इस कहानी को पढ़कर, इस उपन्यास को पढ़कर, चाहे इस कविता को पढ़कर क्या महसूस किया। दूसरा बिंदु है परिस्थितियों के विशद और मार्मिक चित्रण के रूप में। कभी-कभी रमणीय और अलंकृत वर्णनों और व्याख्यानों के साथ मंद मधुर गति से चलकर किसी एक मार्मिक परिस्थिति में परिवर्तित होने वाली कहानियां लिखी गई, जिसमें चंडी प्रसाद
हृदयेश की उन्मादिनी की बात की गई थी पहले भी, फिर शांति निकेतन इन्हीं की कहानी है। ऐसी कहानियों में परिस्थिति के अंतर्गत प्रकृति का चित्रण भी प्रायः रहता है। एक चीज आप देखेंगे, जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं तो मैं एक रिफ्रेशर कोर्स भी कर रहा हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ एक कॉलेज है, ईश्वर शरण अ, स्नातकोत्तर महाविद्यालय। तो वहीं से रिफ्रेशर कोर्स चल रहा है और उसमें एक सेशन चला जिसमें साहित्य में इकोसिस्टम का क्या प्रभाव रहा है या फिर प्रकृति का क्या प्रभाव रहा है। हालांकि चीजें अब थोड़ा सा चेंज हो गई हैं। इसी प्रकृति चित्रण को पारिस्थितिकी से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं इस चीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमारे कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीएचडी के टॉपिक को लेकर नया विषय खोजते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि छायावादी युग में कवि के तौर पर सुमित्रानंदन पंत को हम प्रकृति का सुकुमार कवि जरूर कहते हैं, लेकिन उस जमाने में कविता में ही केवल प्रकृति की बात नहीं की जा रही थी, बल्कि कहानियों में भी प्रकृति की बात की जा रही थी। तो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से आप कहानियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। और इस सेशन में जो वक्ता के रूप में थे वो प्रोफेसर प्रभाकर सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि बीएचयू में इस समय कार्यरत भी हैं। और जब मैं बीए का विद्यार्थी था तो ये मुझे पढ़ाते भी रहे। तो ये उस समय वक्ता के रूप में थे। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो इनसे भी जाकर सीधे आप बात कर सकते हैं कि सर, आपने इस पर काम किया हुआ है तो हम इस विषय पर काम करना चाहते हैं, हमें कोई गाइडेंस दीजिए। तो उनको अच्छा भी लगेगा और इस स्रोत के बारे में भी बता देंगे कि फला के माध्यम से मुझे ये पता चला है, तो मेरी भी पहचान बन जाएगी। हालांकि बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में अगर शिक्षकों से अच्छे से आप मिलते हैं तो वो आपकी हेल्प भी करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे दिमाग में ये आया कि मैं आप सभी से केवल एक बिंदु के हिसाब से नहीं बात करता हूँ कि आपको परीक्षाओं में पास कर लेना है। जब आप मुझसे जुड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा दिल और मेरी आँखें कह रही हैं। आँखें कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन जब भी मुझे लगता है कि विशद रूप से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, परीक्षार्थी के तौर पर, शोधार्थी के तौर पर, तो क्यों ना अगर इस तरीके का पॉइंट आए तो उनको एक दृष्टि दी जाए, उनको सुझाव दिया जाए। तो प्रकृति चित्रण प्रायः उस जमाने में कहानियों में भी दिखलाई पड़ते हैं। अगला जो पॉइंट है कि उक्त दोनों के बीच की पद्धति ग्रहण करके चलने वाली, जिसमें घटनाओं की व्यंजकता और पाठकों की अनुभूति पर पूरा भरोसा न करके लेखक भी कुछ मार्मिक व्याख्या करता चलता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानियां, जैसे आप प्रेमचंद की कहानी पढ़ेंगे पूस की रात, उसमें भी प्रकृति चित्रण है। और यही नहीं, बल्कि प्रेमचंद के अंदर जो काव्य हृदय है, अगर वो कविता लिखते तो कैसे लिखते, उसमें कई पंक्तियां हैं जिसमें कि काव्यमय भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से भी कहानी लिखी जा रही थी। प्रेमचंद के अलावा आप देखेंगे पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, पंडित जगन्नाथ प्रसाद झा द्विज इत्यादि अधिकांश लेखकों की कहानियां अधिकतर इस पद्धति पर चली है। कौन सी पद्धति है कि इन्होंने कहानियां तो लिखी जिसमें कि व्यंजक घटनाएं शामिल रहती थी और प्रकृति चित्रण भी दिखलाई पड़ता था। ये कहानीकार इन दोनों को साथ में लेकर चलते थे और जहां भी इनको मौका मिलता था, ये पाठकों की अनुभूति पर पूरा भरोसा न छोड़कर अपने तरफ से भी कुछ मार्मिक व्याख्या करते थे। इसलिए आप देखेंगे कि प्रेमचंद की कहानियों में मनोविश्लेषणात्मक तथ्य भी दिखलाई पड़ता है। वो एक घटना का जिक्र करते हैं, फिर उसका मनोवैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण भी करने लगते हैं। तो दोनों का मिक्स रूप प्रेमचंद, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक और पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज की कहानियों में अधिकतर दिखलाई पड़ता है। एक घटना और मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि जो पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज है, सवाल पूछा जाता है कि द्विज उपनाम किसका है, और ये बताते हुए काफी अच्छा लग रहा है कि जिस कॉलेज में वर्तमान समय में मैं कार्यरत हूँ, वहां पर ये प्रोफेसर के रूप में थे। और मुझे अच्छा लग रहा है कि इनके नाम की श्रेणी में ही नीचे हमारा भी नाम लिखा हुआ है कि एक जो शिक्षकों की परंपरा रही है कि इस विभाग में कौन कौन लोग पदस्थापित रहे। और जब मुझे वाइस चांसलर इस कॉलेज को आवंटित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारे ऊपर काफी जिम्मेदारी दी जा रही है। वहां पर शिव पूजन सहाय और जनार्दन प्रसाद झा जैसे लोग कार्यरत रह चुके हैं। तो मुझे लगा कि चलिए, अगर उस परंपरा का मैं विकास करता हूँ तो ये अच्छी बात रहेगी।
और मेरे लिए उपलब्धि भी रहेगी। और हो सकता है कि उसी मोटिवेशन के तौर पर मैं आप सभी से भी जुड़ रहा हूँ। तो जो चीज़ें जीवन से भी जुड़ी रहती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई कहानी छिपी हुई है और संघर्ष छिपा हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोग भी महसूस करते होंगे। तो जनार्दन प्रसाद झा, द्विज, विशंभर नाथ कौशिक, प्रेमचंद और भगवती प्रसाद वाजपेयी, ठीक है, हृदयेश, इन सभी कहानीकारों को ज़रूर ध्यान में रखिए। ये सब एक-दूसरे के समकालीन रहे हैं और एक खास समय में लिख रहे थे। अगला पॉइंट है कि घटना और संवाद दोनों में गुण, व्यंजना और रमणीय कल्पना के सुंदर समन्वय के साथ चलने वाली कहानियां लिखी गई। उदाहरण के तौर पर प्रसाद जी और राय कृष्णदास जी की कहानियां प्रमुख हैं। यानी कि जब भी आप जयशंकर प्रसाद की कहानियों को पढ़ेंगे तो उसमें घटना और संवाद, क्योंकि जयशंकर प्रसाद नाटककार के तौर पर भी जाने जाते हैं और नाटक में संवादों का काफी रोल रहता है, तो उसका प्रभाव इनकी कहानियों पर भी दिखलाई पड़ता है, जिसके अंतर्गत गूढ़ व्यंजना और रमणीय कल्पना की का सुंदर समावेश है। तो जयशंकर प्रसाद की कहानियां इस तरीके की हैं और राय कृष्ण दास की कहानियां भी उसी कैटेगरी की हैं। पांचवा है किसी तथ्य का प्रतीक खड़ा करने वाली लाक्षणिक कहानी, जैसे पांडे बेचन शर्मा उग्र का भुनगा नाम से इन्होंने कहानी लिखी हुई। और पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को भी हमने देखा कि किस तरीके से इन्होंने प्रतीकात्मक और यथार्थपरक उपन्यास लिखने का प्रयास किए थे। लेकिन कहानी के दृष्टिकोण से देखें तो इनकी कहानियां लाक्षणिक शैली से युक्त है। आप शब्द शक्तियों के बारे में पढ़े होंगे, अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो कहानीकार या फिर जो भी साहित्यकार है, इन शब्द शक्तियों का प्रयोग जहां भी मौका मिलता है जरूर करता है। अगला विषय वस्तु है कि शुक्ल जी लिखते हैं कि वस्तु समष्टि, अभी हम स्थूल दृष्टिकोण से देख रहे थे। अब अगर विषय वस्तु के दृष्टिकोण से देखें तो इसके दृष्टि से भी बहुत से वर्ग किए जा सकते हैं, जिसमें से मुख्य ये है। सामान्यतः जीवन के किसी स्वरूप की मार्मिकता सामने लाने वाली अधिकतर कहानियां इस वर्ग में आएंगी। भिन्न भिन्न वर्गों के संस्कार का स्वरूप सामने रखने वाली, जैसे प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी और श्री ऋषभ चरण जैन की दान नाम की कहानी इस श्रेणी में आ सकती है, जिसमें कि विभिन्न संस्कारों को केंद्र में रखा गया है। शतरंज के खिलाड़ी को आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। इस नाम से कहानी संग्रह भी है और ये कहानी भी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग कल्पना के सहारे किसी ऐतिहासिक काल का खंड चित्र दिखाने वाली, जैसे राय कृष्ण दास की गहुला और जयशंकर प्रसाद जी का आकाशदीप। तो आकाशदीप कहानी यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस विषय वस्तु पर ये कहानी लिखी गई है उसमें मधुर या मार्मिक प्रसंग कल्पना के सहारे ऐतिहासिक काल के बारे में भी चर्चा की गई है। अगला पॉइंट है देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जन समुदाय की दुर्दशा सामने लाने वाली कहानियां लिखी गई, जिसमें भगवती प्रसाद वाजपेयी की निंदिया लागी, हृदय गति, ये दो कहानियां महत्वपूर्ण रही हैं। और जैनेन्द्र कुमार की अपना अपना भाग्य नाम की कहानी। और जैसे आकाशदीप यूजीसी नेट में लगी हुई है, वैसे ही अपना अपना भाग्य भी आप पाठ्यक्रम में देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं और इनके विषय वस्तु को कहाँ से आधार बनाया गया है, ये सारी चीजें आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहाने समझ गए। आगे अगर बात करें तो अगला जो पॉइंट है कि राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित नव युवकों के स्वदेश प्रेम, त्याग, साहस और जीवन उत्सर्ग का चित्र खड़ा करने वाली कहानी, जैसे पांडे बेचन शर्मा उग्र की उसकी मां नाम की कहानी। एक कहानी है सतमी की मां। आप सभी के लिए होमवर्क है, ठीक है, कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। होमवर्क जरूर नोट करिए। आप सभी कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि आप हमारी बातों को शुरू से लेकर आखिर तक, यानी आदि से लेकर अंत तक सुनते हैं। ये नहीं कि बीच में आप चले जाते हैं कि क्या फालतू की बकवास हो रही है। बकवास तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बकवास आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगी तो हो सकता है कि आपका जीवन सही हो जाए, सार्थक हो जाए। तो चूंकि राजनीतिक आंदोलन की बात की जा रही है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो दौर था स्वाधीनता आंदोलन का। लोग गांधी जी से प्रभावित हो रहे थे। तमाम नवयुवक थे जिनके अंदर स्वदेश प्रेम, त्याग, साहस आदि का भाव उत्पन्न हो रहा था। तो उसकी मां नाम से कहानी लिखी पांडे बेचन शर्मा उग्र, जो कि महत्वपूर्ण है। आप जरूर इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला पॉइंट है समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच धर्म, समाज सुधार, व्यापार व्यवसाय, सरकारी काम, नई सभ्यता आदि की ओट में होने वाले पाखंडपूर्ण पापाचार के
चटकीले चित्र सामने लाने वाली कहानियां उग्र जी की ही हैं। यानी कि पांडे बेचन शर्मा उग्र उस दौर के एक अच्छे साहित्यकार के रूप में, रचनाकार के रूप में मौजूद थे और इनकी कहानियों का जो विषय वस्तु था वो समाज के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच में जो भी धर्म, समाज सुधार, व्यापार, सरकारी कामकाज, नई सभ्यता के बीच में जो भी पाखंडपूर्ण पापाचार थे या फिर चरित्र थे, उनको चटकीले रूप में लाक्षणिक शैली का प्रयोग करते हुए वो कहानियां लिखा करते थे। कौन? पांडे बेचन शर्मा उग्र। उग्र की भाषा बड़ी अनूठी चपलता और आकर्षक वैचित्र के साथ चलती। उस ढंग की भाषा उन्हीं के उपन्यासों और चांदनी ऐसी कहानियों में ही मिल सकती है। तो यहाँ पर देखा गया कि एक और कहानी का जिक्र किया गया, चांदनी, जो कि उग्र का है। अगला पॉइंट है कि सभ्यता और संस्कृति की किसी व्यवस्था के विकास का आदिम रूप झलकाने वाली कहानियां लिखी गई, जिनमें राय कृष्ण दास का अंतःपुर का आरंभ, श्रीमंत समंत की चबेली की कली और जैनेन्द्र कुमार की बाहुबली। प्रिय विद्यार्थियों, बाहुबली फिल्म तो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन बाहुबली कहानी आपने पढ़ी है कि नहीं, ये केवल पूछा ही जा सकता है। तो जैनेन्द्र कुमार उस जमाने में बाहुबली नाम की कहानी लिखे। अब इसकी कथा वस्तु क्या है, सही मायने में अभी हमने भी इसका अध्ययन नहीं किया है, और जैसे मुझे दिखलाई पड़ा, जरूर समय मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा इसको। लेकिन इसमें आपको देखना है कि बाहुबली, चंबेली की कली, अंतःपुर का आरंभ, ये सभी कहानियां सभ्यता और संस्कृति की किसी व्यवस्था के विकास का आदिम रूप झलकाने वाली कहानियां हैं। अगला पॉइंट है कि अतीत के किसी पौराणिक या ऐतिहासिक कालखंड के बीच अत्यंत मार्मिक और रमणीय प्रसंग का अवस्थान करने वाली कहानियों में श्री बिंदु ब्रह्मचारी और श्रीमंत सम्मन समंत की कहानियां मुख्य रूप से रही। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रीमंत समंत जो है, इनका जो वास्तविक नाम है वो बालक राम विनायक नाम है। तो मान लीजिए कभी कभार सवाल पूछा जा सकता है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ये एक यूनिक तथ्य आपको दिखलाई पड़ रहा है। तो इस बहाने आपने देखा कि कहानियों का जो स्ट्रक्चर था किस तरीके का था। अलग अलग कहानीकार अलग अलग ढंग की कहानियों को अपना विषय वस्तु बना रहे थे। तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये कहानियां कथामुखी नाम की मासिक पत्रिका में निकली थी, और जितनी कहानियों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर किया है, उसी संदर्भ में उन्होंने एक पत्रिका का नाम बतलाया, जो कि कथामुखी नाम की पत्रिका थी, और ये मासिक पत्रिका थी। और कहाँ से निकलती थी? अयोध्या से निकलती थी। एक नया तथ्य है प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये तथ्य आ जाता है और यहाँ के बच्चे सही कर लेते हैं तो आज का वीडियो लेक्चर हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। तो कथामुखी मासिक पत्रिका थी, अयोध्या से निकलती थी, और निकलने का जो इसका समय है, संवत 1977 से 78 के बीच में। ठीक है, तो इसका आप ईस्वी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 57 घटा दीजिए, ईस्वी आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो कथामुखी नाम की जो, इसके आगे चलकर आप देखेंगे कि एक पत्रिका है जिसका नाम है कल्पना, जो कि कहानी के लिए जानी जाती है, लेकिन उसके पहले ही कथामुखी नाम की एक पत्रिका निकली हुई थी जो कहानियों पर आधारित थी। शुक्ल जी लिखते हैं कि इनमें से कुछ के नाम ये हैं: वन भागिनी, कृतिका, हिरम्या और बाहुमान, कनक प्रभा, श्वेत द्वीप का तोता क्या पढ़ता था, चंबेली की कली। ये सब कहानियों के नाम हैं जो कि कथामुखी नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। इनमें से कुछ कहानियों में एशिया के भिन्न भिन्न भागों में, ईरान, तुर्किस्तान, आर्मेनिया, चीन, सुमात्रा, जावा इत्यादि में भारतीय संस्कृति और प्रभाव का प्रसार, ग्रेटर इंडिया दिखाने वाले प्रसंगों की अनूठी उद्भावना पाई जाती है। जैसे हिरम्या और बाहुमान में ऐसी कहानियों में भिन्न भिन्न देशों की प्राचीन संस्कृति के अध्ययन की त्रुटि अवश्य कहीं कहीं खटकती है। जैसे हिरम्या और बहुमान में आर्य पारसिक और सामी अरब सभ्यता का घपला है। आप आकाशदीप कहानी पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ कुछ चित्रण दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, थोड़ा सा भारत के बाहर का उसमें रूप दिखलाई पड़ जाता है। एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक जयशंकर प्रसाद जी के आकाशदीप में भी है, जिसका मैं उल्लेख यहाँ पर कर रहा था। और आप लोग अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो भी कहानियां लगी हुई हैं उसका हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है,
संक्षेप में तो आप कहानियों के बारे में जान ही जाएंगे, साथ में लाइन बाय लाइन कम से कम 8 कहानियों की चर्चा अभी हमने की हुई है। और अभी एक सीरीज मैं शुरू करूंगा यूजीसी नेट को लेकर, तो और कहानियों पर भी चर्चा होगी। तो आकाशदीप को लाइन बाय लाइन हमने पढ़ाया, इसीलिए इस वाक्य को देखने से पहले ही मुझे वो दृश्य याद आ गया कि इसमें भी वो बात कही गई है कि एशिया के भिन्न भिन्न भागों का भी जिक्र आकाशदीप में है। हास्य विनोद द्वारा अनुरंजन करने वाली जैसे जीपी श्रीवास्तव, श्री अन्नपूर्णानंद और कांता पांडे चोंच जी की कहानियां। तो यहाँ पर देखिए हास्य विनोद भरी कहानियां भी लिखी जा रही थी, जिसमें जीपी श्रीवास्तव, अन्नपूर्णानंद और कांता पांडे, जिनका उपनाम है चोंच जी। तो इनको जरूर ध्यान में रखिए, अगर परीक्षा में आ जाता है कि किसका इसमें से उपनाम है चोंच जी, तो भी आप इसका सही जवाब बता देंगे कि कोई और नहीं है बल्कि वो कांतानाथ पांडे जी। कांतानाथ पांडे को ही चोंच जी भी कहा जाता था, और कभी कभार ये विकल्पों में नाम आ जाता है, इसलिए आप जरूर ध्यान रखिए। इस श्रेणी की कहानियों का अच्छा विकास हिंदी में नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वर्तमान काल का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, यानी कि जब वो लिख रहे हैं तब ये सारे कहानीकार उस समय जीवित हैं, लिख रहे हैं, इसलिए इस चीज का उल्लेख उन्होंने इस वाक्य में, इस टाइप से वाक्य में किया हुआ है कि अगर हास्य विनोद की बात करें तो इस तरह की कम कहानियां लिखी जा रही थी। अन्नपूर्णानंद जी का हास्य सुरुचिपूर्ण है। चोंच जी की कहानियां अतिरंजित होने पर भी व्यक्तियों के कुछ स्वाभाविक ढांचे सामने लाती हैं। जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में शिष्ट और परिष्कृत हास्य की मात्रा कम पाई जाती है। समाज के चलते जीवन के किसी विकृत पक्ष को या किसी वर्ग के व्यक्तियों की बेढंगी विशेषताओं को हंसने हंसाने योग्य बनाकर सामने लाना अभी बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। यह बात कहनी पड़ती है कि शिष्ट और परिष्कृत हास्य का जैसा सुंदर विकास पाश्चात्य साहित्य में हुआ है, वैसा अपने यहाँ अभी नहीं देखने में आ रहा है। पर हास्य का जो स्वरूप हमें संस्कृत के नाटकों और फुटकल पद्यों में मिलता है, वह बहुत ही समीचीन, साहित्य सम्मत और वैज्ञानिक है। संस्कृत के नाटकों में हास्य के आलंबन विदूषक के रूप में पेटू ब्राह्मण रहे हैं, और फुटकल पद्यों में शिव ऐसे औंधर देवता तथा इनका परिवार और समाज। कहीं कहीं खटमल ऐसे क्षुद्र जीव भी आ गए हैं कि हिंदी में अनेक अतिरंजित कंजूसों पर विशेष कृपा हुई है। आपने एक ग्रंथ पढ़ा होगा खटमल पच्चीसी, ठीक है ना, आपके दिमाग में भी आ गया और किसने लिखा है। पर ये सब आलंबन जिस ढंग से लाए गए हैं, उसे देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि रस सिद्धांत का पालन बड़ी सावधानी से हुआ है। रसों में हास्य रस का जो स्वरूप और जो स्थान है, यदि वह बराबर दृष्टि में रहे तो अत्यंत उच्च और उत्कृष्ट श्रेणी के हास्य का प्रवर्तन हमारे साहित्य में हो सकता है। हास्य के आलंबन से विनोद तो होता ही है, उसके प्रति कोई न कोई भाव भी, जैसे राग, द्वेष, घृणा, उपेक्षा, विरक्ति साथ साथ लगा रहता है। हास्य रस के जो भारतीय आलंबन ऊपर बताए गए हैं, वे सब इस ढंग से सामने लाए गए हैं कि उनके प्रति द्वेष, घृणा इत्यादि न उत्पन्न होकर एक प्रकार का राग या प्रेम ही उत्पन्न होता है। यह व्यवस्था हमारे रस सिद्धांत के अनुसार है। स्थायी भावों में आधे सुखात्मक है और आधे दुखात्मक है। तो आप जब भी रस सिद्धांत पढ़ेंगे तो कौन कौन से रस सुखात्मक हैं, कौन कौन से दुखात्मक हैं, इसका जिक्र आपको वहां पर मिल जाएगा। हास्य आनंदात्मक भाव है। एक ही आश्रय में एक ही आलंबन के प्रति आनंदात्मक और दुखात्मक भावों की एक साथ स्थिति नहीं हो सकती। हास्य रस में आश्रय के रूप में किसी पात्र की अपेक्षा नहीं होती, श्रोता या पाठक ही आश्रय रहता है। अतः रस की दृष्टि से हास्य में द्वेष और घृणा नामक दुखात्मक भावों की गुंजाइश नहीं है। हास्य के साथ जो दूसरा भाव आ सकता है वह संचारी के रूप में ही। द्वेष या घृणा का भाव जहां रहेगा वहां हास्य की प्रधानता नहीं रहेगी, वह उपहास हो जाएगा। उसमें हास का सच्चा स्वरूप रहेगा ही नहीं। उसमें तो हास को द्वेष का व्यंजक या उसका आच्छादक मात्र समझना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतनी गंभीरता से ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने रस मीमांसा नाम की एक किताब भी लिखी हुई है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने रस की मीमांसा की है, उसकी समीक्षा की हुई है
कि कौन सा रस किस टाइप का है, कौन सुखात्मक है, कौन दुखात्मक है। उसी में यहाँ पर हास्य रस की एक लंबी चौड़ी व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कर दी। आगे अगर बात करें तो लिखते हैं कि जो बात हमारे यहाँ की रस व्यवस्था के भीतर स्वतः सिद्ध है, वही यूरोप में इधर आकर एक आधुनिक सिद्धांत के रूप में यूं कही गई है कि उत्कृष्ट हास वही है जिसमें आलंबन के प्रति एक प्रकार का प्रेम भाव उत्पन्न हो अथवा यह प्रिय लगे। यहाँ तक तो बात बहुत ठीक है, लेकिन यूरोप में नूतन सिद्धांत प्रवर्तक बनने के लिए उत्सुक रहने वाले चुप कब रह सकते हैं। वे दो कदम आगे बढ़कर आधुनिक मनुष्यतावाद या भूत दयावाद का स्वर ऊंचा करते हुए बोले, उत्कृष्ट हास वह है जिसमें आलंबन के प्रति दया या करुणा उत्पन्न हो। एक चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बताया कि उत्कृष्ट हास वही है जिसमें प्रेम का भाव उत्पन्न हो, लेकिन एक कदम आगे बढ़कर नया सिद्धांत का प्रवर्तन करने के लिए इसमें दया और करुणा को भी जोड़ दिया गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह होली मुहर्रम सर्वथा अस्वाभाविक, अवैज्ञानिक और रस विरुद्ध है। दया या करुणा दुखात्मक भाव है, हास आनंदात्मक है। ये देखिए कथन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कितना बीच से इस कथन को हमने छान कर आपके सामने रखा है। अगर ये कथन आ जाता है तो आप तमाम भारतीय काव्य शास्त्र की किताबों को छान मारेंगे और मिलेगा आपको हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक में। दया या करुणा दुखात्मक भाव है, हास आनंदात्मक है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। दोनों की एक साथ स्थिति बात ही बात है। यदि हास के साथ एक ही आश्रय में किसी और भाव का सामंजस्य हो सकता है तो प्रेम या भक्ति का ही। भगवान शंकर के बौड़मपन का किस भक्तिपूर्ण विनोद के साथ वर्णन किया जाता है, वे किस प्रकार बनाए जाते हैं, यह हमारे यहाँ रारी सी मची है त्रिपुरारी के तबेला में देखा जा सकता है। हास्य का स्वरूप बहुत ठीक सिद्धांत पर प्रतिष्ठित होने पर भी अभी तक उसका ऐसा विस्तृत विकास हमारे साहित्य में नहीं हुआ है, जो जीवन के अनेक क्षेत्रों में जैसे राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक, व्यावसायिक आलंबन लेकर खड़ा करे। और आपने देखा साधारणीकरण की परिभाषा देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, उसमें धर्म शब्द को उन्होंने जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हास्य के बारे में शुक्ल जी ने काफी विस्तार से चर्चा की हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के बहाने हमने छायावादी युग में लिखी जा रही छोटी कहानियों के बारे में पढ़ा, उनकी विषय वस्तु के बारे में पढ़ा, प्रमुख कहानीकारों से हम परिचित हुए और साथ में कहानी में भी अलग अलग रसों का समावेश किया गया। उसमें हास्य रस की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़े विस्तार से की हुई। तो आप सभी के कमेंट आमंत्रित रहेंगे कि आज का वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।